Very warm welcome to all of you at YouTube channel of India's fastest and latest growing learning platform. Today I am going to discuss paper of CBSE from 2016 to 2020 from the beautiful chapter of chemistry called solid state. So stay tuned. Myself Akhilesh Kumar, graduate from IIT Kanpur. You will get in this video latest syllabus analysis chapter wise. We'll discuss important topics, क्या कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे. हम बात करेंगे कि जो डिलीट कर दिया गया है, जो कवर नहीं किया गया है, उसकी हम बात करेंगे. हम बात करेंगे जो भी एक डिटेलिंग जो फॉर्मेट होनी चाहिए, किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे. सो आखिरी तक बने रहिए. नाउ सिलेबस क्या है? सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बाइंडिंग फोर्सेस पे बेस पे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, देन टॉक अबाउट एमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, देन ऑब्वियसली हम बात करेंगे यूनिट सेल इन टू डायमेंशनल जो होती है, 3 डायमेंशन में कौन कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी कौन कौन सी होती है, उसकी हम बात चर्चा करेंगे. कैलकुलेशन डेंसिटी की करेंगे, पैकिंग इन सॉलिड किस तरह से पैकिंग होती है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी भी बात होगी. वाइड की बात इस सिलेबस में की गई है. हम बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल भी कैलकुलेशन किया गया है और पॉइंट डिफेक्ट की भी बात की गई है पूरे सिलेबस में. क्वेश्चन कहां से पूछा गया अब हम देखते हैं. क्वेश्चन कहां से पूछा गया है. 16 अगेन 16, 17, 18, 19, 20 पूरा 5 साल का हमारे पास डेटा है. 2016 में 5 पेपर हुए, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हर एक पेपर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. मार्क्स की बात की जाए 4 to 5 मार्क्स. हाँ, सब टॉपिक क्या कवर किया गया है देखते हैं. 16, 17, 18, 19, 20 जो भी है एक नॉर्मल सा एक सब टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं. अच्छा, टाइप ऑफ सॉलिड एक बार देख ले. कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट इन सॉलिड जिसको हम बात करते हैं, इम्परफेक्शन जो एनसीईआरटी शब्द यूज करता है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड. देन विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ओके, तो आप देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को भी कवर इससे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन विल नॉट टॉक अबाउट क्योंकि वो पोर्शन हटा दिया गया है. तो पोर्शन जो हटा दिया गया उसको भी देख लेते हैं. 17 में इसी तरह, 18 में इसी तरह, 19 में आप देखो तो फिर से वही इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए. 20 में चैप्टर को हटा दिया गया था, तो आपसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, ऑब्वियसली चैप्टर ही हटा दिया गया तो क्वेश्चन कहां से होंगे. नाउ अगर हम बात करें यूनिट, ऑब्वियसली ये यूनिट फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. ओके, तो इसमें जो हटा दिया गया पोर्शन रिड्यूस किया गया है और 30% हर एक चैप्टर से रिड्यूस किया गया है और सीबीएसई के द्वारा. इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी को हटा दिया गया जिससे सेमीकंडक्टर के जो होते थे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो शो करता है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाई कैसे जाती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हटा दिया गया है. ओके, तो निश्चिंत रहे. इंसुलेटर, कंडक्टर, पी टाइप, एन टाइप, सेमीकंडक्टर सब हटा दिया गया है, तो आप खुश रहें. बिल्कुल जो पोर्शन से क्वेश्चंस आए हैं उसी की हम चर्चा करेंगे. तो आज थोड़ी चर्चा लंबी होगी लेकिन मजेदार होने वाली है, तो आखिरी तक बने रहें. चैनल ऑब्वियसली सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है लाइक करें, दबा के लाइक करें. ओके, पहली बात आती है, हमने इसको इतने मैक्रो रिसर्च करके इस वीडियोस को, इस सीरीज को हमने डिजाइन किया है कि इसमें भी हमने सब टॉपिक लिया है. सॉलिड स्टेट में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने 16 का पेपर उठा लिया, 17 देन 18 देन 19 देन 20, नहीं, उसमें भी हमने क्या किया है, 16 वाले में भी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, देन विल टॉक अबाउट डेंसिटी कैलकुलेशन से क्वेश्चन, देन हम बात करेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड से जो क्वेश्चन है. हमने 3 मेजर टॉपिक लिए क्योंकि क्वेश्चंस जो हमें दिखाई दे रहे थे इसी 3 मेजर टॉपिक से लिए गए. तो आपको एक क्लियर कट हो गया होगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें कहां पे पॉइंट आउट करने हैं. तो क्लियर है? हाँ, यस, इट इज क्लियर. ना तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से जो क्वेश्चन पूछा गया 16, 17, 18, 19, 20 में बात करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी कैलकुलेशन से जो भी क्वेश्चन पूछा गया 16, 17, 18, 19, 20 सब बात करेंगे. 20 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, 21 में क्या आ सकता है उसकी बात करेंगे और इम्परफेक्शन में फिर बात करेंगे. तो अब देख सकते हो इतनी मेहनत हुई है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. सो नाउ टॉक अबाउट
फर्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। ओके, तो अगर इस तरह से अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो सकते हैं उस पे अगर हम चर्चा करें। देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड का अगर आपने एग्जांपल दिया तो ऑब्वियसली हाफ मार्क्स, और आयनिक सॉलिड का अगर दिया है तो हाफ मार्क्स। तो आपके ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से दिया जा रहा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड I2, लेट्स टॉक अबाउट सी मॉलिक्यूलर सॉलिड I2। अगर आपको नहीं पता है तो एक और होता है ड्राई आइस। अगर आपने केवल CO2 लिख के छोड़ दिया है तो लोग गलत समझेंगे, और गलत समझना अच्छी बात नहीं है ना। हमें ड्राई आइस तो लिखनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, एक और एग्जांपल दे दो। हाँ लिख दो ना, आर्गन सॉलिड। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई एग्जांपल पुट करो। ध्यान में रखो, अगर आयनिक सॉलिड की बात की जाए तो ये पहले जो दिमाग में आता है क्या आता है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि नमक है, देश की नमक है, और देश की नमक अगर हम खाए हैं तो हमें इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि उसके फॉर्मूले नहीं भूले, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो आपको यहां से हाफ मार्क्स मिल जाएंगे और यहां से हाफ मार्क्स। आप खुश, सामने वाला खुश जो चेक कर रहा है, आपके परिवार खुश, ब्रदर खुश, सब खुश, टीचर खुश, और आपकी खुशी में सबकी खुशियां हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2017, और क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। नहीं, 3 मार्क्स का नहीं है, आपको A पार्ट इसमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या आता है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्वेश्चन है इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड को और आर्गन को, किस तरह से डिवीजन हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे, तो हमें उसी बेसिस पे करनी है। लेट्स टॉक अबाउट कि देखो, अगर कोवलेंट सॉलिड की बात, सिलिकॉन कार्बाइड की बात की जाए तो कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है, और अगर हम बात करें आर्गन की तो क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको इस तरह से अगर लिखते हो थोड़ा सा क्योस हो सकता है, थोड़ा सा और उनको क्लियर कर दो कि हम लिखना क्या चाह रहे हैं, आपने क्या पूछा था। एक्चुअल में ये CBSE के द्वारा है, अगर इस तरह भी लिखते हो तो आपको हाफ मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको इस तरह से लिखना है, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है ना, नेटवर्क सॉलिड सॉरी, तो इसमें जो है सिलिकॉन कार्बाइड, राइट, सिलिकॉन कार्बाइड जो है दैट इज ऑब्वियसली कौन सा होगा? कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, डायमंड भी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं, ग्रेफाइट भी कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं। तो 1 से 2 इसमें तो साफ साफ पूछा गया कि सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, तो ऑब्वियसली कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड आर्गन को इस तरह से लिखे क्योंकि क्वेश्चन में आर्गन मेंशन है, देन क्या लिखे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको बहुत ही आराम पूर्वक लिखनी है, और यहां से आपको हाफ मार्क्स, और यहां से आपको भी, यहां से भी हाफ मार्क्स दिया जा सकता है। दिस वे वी कैन सॉल्व। ओके, दैट्स गुड। तो हाफ मार्क्स यहां से, हाफ मार्क्स यहां से, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आपको करना क्या है, ऐसे पेपर जो आपको मिलेगा लिखने के लिए 1/4 स्पेस छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ दिया गया, अगर आपको व्हाइट पेपर मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलता है जहां तक मैं जानता हूं, तो आपको एक 1/4 छोड़ना है। इस साइड आपको रफ स्पेस के लिए छोड़ना है, अगर रफ की जगह, अगर आपको रफ की जरूरत पड़े तब, अदरवाइज नहीं करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, देखें क्वेश्चन काफी इस बार अगेन B पार्ट है 17 का। 5 मार्क्स नहीं, 2 पूछा, 2 डिफरेंस। एक अगर डिफरेंस लिखते हो तो 1 मार्क्स, और दूसरा लिख देते हो तो 1 मार्क्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लिखने हैं। डिफरेंस कैसे लिख सकते हो आप थोड़ा सा समझें। पहला काम क्या करें, एक तरफ क्रिस्टलाइन लिखे, दूसरी तरफ एमोर्फस, या फिर आप एक तरफ एमोर्फस लिख दे, दूसरी तरफ क्रिस्टलाइन, जो मर्जी आप कर ले, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके स्पेस है, आप लिखो। सी, हम बताते हैं किस तरह से लिखना है। इधर लिख दे क्रिस्टलाइन, सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, इधर लिख दे एमोर्फस, पार्टीशन करके LOC बना दें, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इस तरह से आप लिख के
और बेहतरीन से एक लाइन बनाते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। पॉइंट नंबर 1 अगेन एंड पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट लिखने हैं। पहली डिफरेंस क्या हो सकती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर देखा जाए तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। क्या? हाँ, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एमपी लिख के कंफ्यूज ना करें, मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, है ना। अगर इसमें देखा जाए फर्स्ट पॉइंट, इट हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आपको पॉइंट लिखने के लिए बोला गया तो ये ध्यान में रखें, आपको पॉइंट ही लिखना है, आपको कूलिंग कर्व नहीं ड्रॉ करने हैं, है ना। ठीक है, अब ड्रॉ कर सकते हो, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है आपको, जितने मार्क्स दिए अलाउड हैं उस पॉइंट के उतने ही मिलने वाले। हाँ, सामने वाले खुश हो सकते हैं लेकिन आपको मार्क्स तो उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स दे दिया जाएगा चूंकि आपने अच्छा लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, दूसरी क्या है? क्रिस्टलाइन इट विल शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या? क्लीवेज प्रॉपर्टीज। ओके, एंड इसमें देखा जाए इट विल नॉट शो ओके। सो इस तरह से आपको 2 पॉइंट्स लिख के, अगर आप 1 पॉइंट लिखते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, अगर आप दोनों डिफरेंस लिख देते हो तो आपको 2 मार्क्स से कोई वंचित नहीं कर सकता है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, आपने बता दिया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, इससे तो समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पॉइंट पे आके ही क्या होगा, पूरा का पूरा पिघल जाएगा, इतना भी सख्त नहीं है। ओके, अगर हम बात करें एमोर्फस सॉलिड की तो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं मेल्ट होती है, कुछ रेंज होनी चाहिए, मतलब 100 टू 100.5 100.7 इस तरह के रेंज में क्या करता है, मेल्टिंग होती है एमोर्फस सॉलिड में। एमोर्फस, अगर एग्जांपल्स देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड की, सोडियम क्लोराइड वाज ग्रेट एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एमोर्फस में बात की जाए तो काफी प्रचलित है, लोग यूज करते हैं प्लास्टिक रबर, दैट इज एमोर्फस सॉलिड, राइट। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नहीं पूछा गया तो ध्यान में रखा जाए, आप एग्जाम्पल लिख के ऐसे मक्कारी नहीं कर सकते, पॉइंट पूछा गया, डिफरेंस बताओ, आप एक्स्ट्रा पॉइंट में ऐड कर सकते हो लेकिन वहां से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जांपल देकर। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में, इट विल शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी होती क्या चीज है, क्या बोला है क्लीवेज प्रॉपर्टी, और इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी को समझते हैं, व्हाट इज क्लीवेज प्रॉपर्टी, लेट्स टॉक अबाउट क्लीवेज। सी, अगर हम एक सॉलिड है और रामपुरी चाकू हमने लिया है, अच्छा तो ठीक है, एक सॉलिड है इस तरह से, इनिशियली ऐसा है, दोनों तरफ ड्रॉ कर लें, ये है, दोनों है इस तरह से, ठीक है, हाँ है। ओके, हमने रामपुरी चाकू चलाया, चाकू काट दिया, ठीक है, चाकू चलाया, आपको दिखने क्या मिलने जा रहा है, देखो हम उसकी बात करेंगे। जब एक काटोगे, ये डिपेंड करता है काटने वाले पे भी, तो इफ यू आर गुड कटर, सी यू कैन कट लाइक दिस वे, राइट, इस तरह से क्लीवेज प्रॉपर्टी है तो इस तरह से शो होगा, राइट। तो हम इसकी हम बात करें अगर, तो सॉरी अगर हम इसकी बात करें, इस तरह से थोड़ा सा क्लीवेज प्रॉपर्टी को समझा रहा हूं। ओके, आपको इस तरह से काफी शार्प एज मिलेगा। अगर एमोर्फस में बात करें, एमोर्फस में कुछ इस तरह से मिलने जा रहा है, इस
तरह से मिलने जा रहा है, रफ सरफेस देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहां पे बिल्कुल शार्प एज दिखाई दे रहा होगा, यह है क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहां पे रफ सरफेस दिखाई दे रहा है, रफ सरफेस, यह है एमोर्फस सॉलिड। 2 पॉइंट लिखो, खुश रहो। तो हमें ऐसे पॉइंट भी सिलेक्ट करने जिसमें एक पॉइंट याद हो, बस नॉट लगा के काम हो जाए। क्या लिखो? इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाँ इट हैज नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहां से भी काम हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेलिंग कर देनी चाहिए कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होती है। अगर हम बात करें क्लीवेज प्रॉपर्टी में, तो ये शो करता है और दूसरा वाला शो नहीं करता है। तो अगर हमें 2 पॉइंट अगर मेंशन कर देते हैं तो इस तरह से काम हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक के चक्कर में अगर आपको क्लियर है तो आप लिखो, अदरवाइज मेरी सलाह है कि इस तरह के पॉइंट लिखने चाहिए जिसमें एक अगर हो तो नॉट लगा के काम हो जाए, 2 पॉइंट आ जाए, और क्योंकि मार्क्स लाने आपको वहां पे शो ऑफ नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, 1/4 स्पेस लेकर इस तरह से समझा जा सकता है। एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर हम एमोर्फस में देखें एसोट्रोपिक नेचर में होता है और क्रिस्टलाइन एनिसोट्रोपिक नेचर में होता है। इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें डेंसिटी कैलकुलेशन की, क्योंकि अब जो यहां से क्वेश्चन आया है वो भौकाल मचा दिया है। सारे के सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द डेंसिटी कैलकुलेशन बेस्ड है। तो हम अब पहुंच चुके हैं ऐसे मोड़ पे जहां से मार्क्स मिल रहे हैं, बस उठाने की देरी है इधर उधर। बस हमें क्या देखना है, गिवन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि करना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कह दो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे इजी तरीके से विदाउट एनी डाउट। नाउ डेंसिटी कैलकुलेशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द डेंसिटी कैलकुलेशन। दैट क्वेश्चन फ्रॉम 16 एंड क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन ए बीसीसी लैटिस विद अ सेल एज ऑफ 500 पिकोमीटर। ओके, तो इसमें गिवन क्या क्या है, एज लेंथ गिवन है, द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी इज गिवन, एज लेंथ इज गिवन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 300 ग्राम। ओके, सो एटम्स पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, वेट गिवन है। हमें करना क्या है, देखो अगर देखा जाए हमें डिस्ट्रीब्यूशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, किस तरह से मिलने वाला है, क्या करें, बहुत ही तमीज से, बहुत ही सहजता पूर्वक आप गिवन को लिखें, राइट। गिवन लिखें आप बहुत ही सहज पूर्वक से। अगर आप गिवन लिखते हैं तो आपको क्या मिलने जा रहा है, सी एज लेंथ गिवन है, हाँ एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, हाँ डेंसिटी गिवन है, जेड की वैल्यू पता है, हाँ शायद जेड की वैल्यू भी पता है, राइट। ओके, सो अगर तो करना क्या है आपको तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने, हाँ नंबर ऑफ एटम्स निकालने, वेट गिवन है, यस वेट इज ऑल्सो गिवन, राइट। ओके, अगर इतने डेटा आप लिख देते हो और आपको नंबर ऑफ एटम्स कैपिटल एन नहीं पता, तो आपको इस तरह से लगा देना है। गिवन में ये सब है, नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है। यहां से आपको अगर आपने इतना लिख दिया है, आपके आधा नंबर कोई नहीं छोड़ रहा है, हाफ मार्क्स, 3 में से आपके हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, हाफ मतलब 3 का हाफ नहीं, हाफ मतलब हाफ। अच्छा, फिर क्या करें, डेंसिटी की एक बेहतरीन फॉर्मूला होती है, हमारे साथ ध्यान में रखिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला। सी डेंसिटी को डी से और रो से भी डिनोट करते हैं। रो से तो हमने देखा है गैसीय स्टेट में जनरली हम रो से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन वाले में भी रो से करते हैं, डी से भी अगर लिख दिए तो कोई गुनाह नहीं किया हमने। अच्छा, फिर तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास इज दिस मच इनटू वॉल्यूम। ओके, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात की जाए, चूंकि यूनिट सेल क्यूबिक शेप में है और क्यूबिक यूनिट सेल है तो एज लेंथ ए है, तो हम वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम। एंड हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, वी नो, सी दिस वे, एज लेंथ अगर गिवन है तो ए का होल क्यूब कर देंगे, वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। ओके, सो डेंसिटी गिवन है, हाँ डेंसिटी गिवन है, इस बार जेड की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन ए पता है, हमें बस निकालना है तो मास निकालना है। क्या मास, हाँ मास तो पूछा ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो, यहां तो पूछा है नंबर ऑफ एटम्स,
घबराइए नहीं। देखो अगर देखा जाए किस तरह से निकालते हैं, रफ स्पेस कर ले, हाँ अगर रफ हमने लिया है, रफ कर रहे हैं, है ना, यहीं पे कचरा ना फैलाए तो ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ मोल निकालने के दो तरीके हमने बचपन में पढ़े थे। क्या था? एक मास गिवन अपॉन मोलर मास, और एक तरीका और है किसी भी नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ कर सकते हो अगर मोल निकालने की जरूरत पड़े तो, नंबर ऑफ मोल निकालने की जरूरत पड़े, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो इस फॉर्मूले में तो मास है, मास को तो सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, यहां से अगर मास लिखा जाए तो आई थिंक W इंटू एन ए अपॉन कैपिटल N। अच्छा, तो क्या करें, Z गिवन है, हाँ गिवन है, W गिवन है, हाँ इस बार गिवन है, Na गिवन है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है, और एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब और डिवाइड बाई कैपिटल N। दिस इज द अननोन वैल्यू, क्या? कैपिटल N। तो Na कैंसल आउट, हाँ कैंसल आउट हो जाएगा, Z की वैल्यू पता है, मालूम है, W हाँ A भी, और ये तो कैलकुलेट करना है, डेंसिटी गिवन है। दिस वे वी कैन सॉल्व। करना क्या है, पहला हाफ मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, हाफ मार्क्स आपने फॉर्मूला लिखा है वहां से मिल जाएंगे। अगर आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया है जो वैल्यू गिवन है वहां से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने फाइनल आंसर को लाया है तो वहां से 1 मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 मार्क्स। कुछ भी करने की जरूरत है क्या? 2 मार्क्स को आपको ऐसे ही मिल रहा है बिना कैलकुलेशन का। क्या आप मिस करोगे 3 मार्क्स? नहीं, कोई नहीं, बेवकूफ होगा जो इस 3 मार्क्स को मिस कर देगा। अदरवाइज आई नो जो भी हमें देख रहे हैं ऑल आर इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी लोग हैं। नाउ मूविंग टू द सी सॉल्यूशन पार्ट। आप इस तरह से एक बार तसल्ली से देखें, समझें, वीडियो को पॉज करें। देखो यहां पे Z की वैल्यू गिवन है, चूंकि BCC है तो Z की वैल्यू 2 होती है। BCC में अगेन मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं, BCC में एटम्स कॉर्नर पोजीशन पे है और द सेंटर ऑफ द बॉडी बीचों बीच में मस्त रूप से बैठे हुए हैं, सेंटर मजे कर रहे हैं। ओके, सेंटर पे जो बैठे रहते हैं अक्सर मजे करते हैं, फंसते तो वो जाते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी पॉलिटिक्स वाली बात होगी? नहीं, चलो काम की बात करते हैं। तो Z की वैल्यू, डेंसिटी, हाँ पता कर लिया हमने, देख लिया कि इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। मार्क्स मिल रहे हैं, लंगर है, जाओ नंबर लाओ, मार्क्स लाओ। इस तरह से आप देखोगे, अगर आपको पता चल जाएगा कि कहीं मतलब खाने मिल रहे हैं फ्री में, क्या आप मिस करोगे? नहीं। तो आपको अगर पता चल चुका है, जो कि अभी तक पता नहीं था, मैं उम्मीद करता हूं आपको नहीं पता था, अगर आपको पता चल चुका है कि मार्क्स तो इस तरह बढ़ रहे हैं, तो क्या आप मिस करोगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ओके, लोगों को पता नहीं होता, लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और छोड़ देते हैं, सर हमसे तो ना हो पाएगा। और जो नहीं जानता है ना सलाह देने वाला, वो भी बोलता है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट? तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस विथ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर। अगेन Z की वैल्यू गिवन है 2। अच्छा, इस बार डेंसिटी पूछा गया है ना, इस बार डेंसिटी की कैलकुलेशन कराई गई है। अब समझते हैं, अगर BCC लैटिस है, सेल एज 400 पिकोमीटर है एज लेंथ, सो एज लेंथ इज गिवन, दूसरे पेज पे करते हैं, लेट्स ड्रिंक वाटर सम। होपफुली आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट इन क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिस, Z की वैल्यू गिवन है, हाँ इस बार एज लेंथ भी गिवन है, हाँ पिछली बार की तरह इस बार भी एज लेंथ गिवन है, प्रस्तुत है A। ओके, डेंसिटी पूछा है, अच्छा ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, हाँ फॉर्मूला तो वही है, मास 250 ग्राम, एलिमेंट 2.5 × 1024। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने पिछले कारनामा किया था वही कारनामा करेंगे। और तो चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे।
देखो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो एक दो बार रिपीट कर दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर आस्किंग डेंसिटी दिस टाइम, जेड इज गिवन, हाँ गिवन है, और क्या गिवन है, आई थिंक एज लेंथ भी गिवन है, हाँ एज लेंथ भी गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स इस बार गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स भी गिवन है। अच्छा, इस बार जो पूछा गया है ये पूछा है बताओ डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, राइट, ठीक है, ओके। इस बार मास भी गिवन है, आई थिंक, यस मास इज ऑल्सो गिवन, सो आई थिंक मास इज ऑल्सो गिवन, ओके। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो, सो हाउ टू कैलकुलेट, सी डेंसिटी जेड एम एवोगाड्रो नंबर इनटू ए का होल क्यूब, ओके। अब ये m तो नहीं पता, क्या करें, नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है ना, अभी तो किया था, W अपॉन m, रफ स्पेस में करें, ध्यान रखा जाए, है ना, वहां पे सारे ज्ञान देने की जरूरत नहीं कि मुझे पता है, मतलब मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मतलब भाड़ में जाओ, तुम सुंदर हो, तुम्हें लिखने आता है, ठीक है, नंबर सामने वाला आपकी सुंदरता पे मार्क्स नहीं दे रहा है, तो आपको अगर ये चीजें आती है तो मतलब पूरे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, इतना समझो, है ना, फ्री में ज्ञान नहीं देनी चाहिए। W अपन m, ठीक है, वो अलग बात है कि हम दे रहे हैं, ठीक है, W अपन m n अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ओके। सो अगर इस तरह से हम करते हैं, क्या करना है, इस बार मास को फिर से पुट कर दे, मोलर मास को लिख सकते हैं कैसे, WNA अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, पर यूनिट सेल। अच्छा, तो लिख दो Z, हाँ लिख दो, Z गिवन है, W गिवन है, S गिवन है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है, हाँ पता है, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल कर दे, हाँ A क्यूब इंटू नंबर ऑफ एटम्स, कट कट, Z की वैल्यू BCC में कितनी होती है, ये पूछने की बात है, नहीं, FCC में कितनी होती है, ये भी पूछने की बात है, नहीं, सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है, पूछने की बात है, नहीं, उम्मीद करता हूं नहीं पूछने की बात होगी। यहाँ W गिवन है, हाँ गिवन है, A वैल्यू देखा है, हाँ दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, हाँ क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी, वी कैन कैलकुलेट, यस वी कैन, तो करो ना, हाँ कर लेंगे सर, ठीक है, उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। देखो आपको ये समझ में आ गया, डेंसिटी वाले में क्या करना है, गिवन को लिखे, हाँ गिवन को लिख सकते हैं, यस वी कैन इजिली राइट द गिवन वैल्यू, ओके। क्या गिवन नहीं है, हमें टारगेट क्या करना है, उस पर व्हाट साइन लगा दे, ठीक है, थोड़ा सा खुश हो जाएगा सामने वाला, हाफ मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। सो डेंसिटी के फॉर्मूला पुट कर दे, जेड एम एंड ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब, ओके। तो आपको यहां से हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, एक मार्क्स पुट करने के और एक मार्क्स आपको क्या फाइनल आंसर लाने के मिल जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा, ओके। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अगेन आप देखो 16 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आप थोड़ा टाइम ले पढ़े। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस विथ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर, एज लेंथ गिवन है, ओके। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 280 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, इस बार नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, वेट को देखकर क्या निकाल सकते हैं, यस वी कैन। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में इसके मतलब जो एक पीछे का पीछे चले तो आप देखो, पीछे तो देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है, ओके ठीक है। सर यहां पे पिकोमीटर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितनी भी सुंदर हो, यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको यहां पे यूनिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, सारे बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। आपको यूनिट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो यहां पे बताई जा रही है उसको ध्यान में रखा जाए। आपको मार्क्स लाने हैं तो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखें, कैसे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अदरवाइज आप कितना भी बोलते रहे मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं, कुछ नहीं होने वाला, भाड़ में जाओ अगर यह नहीं आता है तो। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू -12 मीटर इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। अच्छा डेंसिटी सेंटीमीटर में है, या फिर क्यों ना मीटर क्यूब में हो, या फिर क्यों ना
डेंसिटी सेंटीमीटर, मीटर या फिर पिकोमीटर, नैनोमीटर, कुछ भी हो सॉल्व कर लेंगे। यस वी कैन। अच्छा, तो कन्वर्जन क्या ध्यान में रखना है, फिर से ध्यान में रखिए, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर एंड 10⁻10 सेंटीमीटर। ये दो डेटा हमारे साथ रट जाइए, रट जाइए, रट जाइए। ओके, दैट्स गुड। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है डेंसिटी में। आप पीछे देखो तो आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी है। आपको तसल्ली से देखने के लिए वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन को देखें। आप देख सकते हो किस तरह से हम डिजाइन किए हैं इस सीरीज को, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। आपको 80 to 90% मार्क्स कोई नहीं छोड़ रहा है। अब बोलोगे 10% के लिए क्या करें सर? अरे थोड़ी बहुत मेहनत कर लो, मिल जाएंगे वो भी। और ओके, उसके लिए भी हमारे पास एक अच्छा सा प्लान है। सो थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए। इंतजार का फल मीठा होता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो मान लेते हैं। बड़े बुजुर्ग अगर कहे हैं तो। क्वेश्चन देखो, 16 3 मार्क्स का। आप देखोगे एक ही टाइप के पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यही हमारी खासियत है कि हम इतनी मेहनत किए हैं इस पे, इस कोर्स को डिजाइन करने में, कि हमने पूरी समय व्यतीत किए कि हम पहले 16 क्वेश्चन, देन 17, देन 18, देन अगेन उसको सब टॉपिक में किया, ताकि आपको कोई भी कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, आप इधर उधर डाइवर्ट ना हो, आप बिल्कुल आखिरी तक बने रहे। आपको सारे जो क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तमीज से आंसर लिखनी है, सारी ज्ञान आपको यहां पे दी जाएगी। तो ज्ञान लेते जाएं। An element crystallize in FCC lattice with edge of 250 picometer, edge length given है। अगेन FCC दे रखा है। FCC फिर से बता देता हूं। FCC कहां? FCC में होता क्या है? कॉर्नर पे एटम्स है। हाँ, वो तो सिंपल क्यूबिक में भी है, वो तो बॉडी सेंटर में भी है। इसमें क्या खास है? इसमें फेस के सेंटर पे भी होता है। अच्छा, कहां है फेस के सेंटर में? ये आपके फेस पे नहीं, ये क्यूब के फेस पे होता है। क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके हर एक फेस पे एटम्स मौजूद होते हैं। एफसीसी की अगर बात की जाए, सेंटर ऑफ द फेस, तो टोटल 6 फेस है। तो हाँ, 6 फेस पे होंगे क्या? यस, 6 फेस पे हाफ का कंट्रीब्यूशन होगा। 6 into 1/2, 3 एटम्स। एंड ऑब्वियसली वी नो कि कॉर्नर पे एटम्स मौजूद है, 8 into 1/8। ओके, सो क्या करना है? हाँ, जिस तरह से हमने कुछ पीछे कुछ क्वेश्चन देखे, उसी तरह से सॉल्व करना है। आपकी कैलकुलेशन हो सकती है इजी वे में। तो दिस इज फ्रॉम 16 और 3 मार्क्स। अगेन 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है? हाफ मार्क्स गिवन लिख दो, डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दो, वहां से हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपने पुट किया है, सारे जो गिवन वैल्यू है उसको केवल पुट किया है, वहां से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर गए तो आपको वहां से भी 1 मार्क्स मिलके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे इजी वे में। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी को मन है कि मार्क्स नहीं लाना है मुझे, उनको भी मार्क्स दिया जा रहा है। मतलब बट रहे हैं, बस आपको लेने के लिए आना चाहिए। उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और यह प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है कुछ इसी तरह के सॉल्यूशंस। सो आप तसल्ली लें, पूरी इस तरीके से सॉल्यूशन को देखें, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से आप समझ सकते हो पूरी कैलकुलेशन को ना। अगर देखें तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कोई फर्क है? नहीं। बनाने वाले ने कुछ खाया था, कुछ पिया था, पता नहीं क्या किया, ये उन्होंने क्या किया, 3 मार्क्स की जगह पे ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का दे दिया। क्यों? उसको लगा होगा, दे फील लाइक कि हमने दे दिया, पहले ही क्वेश्चन को थमा रखा है इस टाइप के, राइट? तो बच्चे 2016 के वाले जो बच्चे 17 में जो प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्होंने तो पूरा 16 की धज्जियां उड़ा दी होगी, क्वेश्चन को एक एक चीजें याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई तो आप देख लें, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछने के चांसेस है, यहां से और कहीं उठने के नहीं। तो क्या पता रिपीट कर दे, आपको 2 नंबर मुफ्त में मिल रहे हैं और मुफ्त में उठा लें। करना क्या है? सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से पीछे का है, पीछे तो आप देखें और आपको सॉल्यूशन वहां से प्रोवाइड मिल जाएंगे। बस गिवन डेटा आपको पता होना चाहिए। फिर से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एफसीसी है, जेड की वैल्यू 4। गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर गलती करते हो, ब्लंडर है ब्लंडर, कुछ नहीं हो सकता। फिर जेड की वैल्यू 4, एज लेंथ, नंबर ऑफ एटम्स, अगेन डेंसिटी पूछा है, 300 ग्राम ऑफ एलिमेंट दे रखा है। ओके, इस बार 17 का में 5 मार्क्स नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या? इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, तो 3 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 2 पार्ट है।
ए एंड बी पार्ट, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 93 ग्राम पर मोल, ओके, डेंसिटी 11.5, इस बार मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, आई थिंक एज लेंथ भी गिवन है, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ यूनिट से। अच्छा, तो अगर हमें यह पता चल जाए जेड की वैल्यू, जेड इफेक्टिव वैल्यू 2 है, 4 है या फिर 1 है, तो हम इजिली तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं? यस वी कैन, सो वी शुड, डेफिनेटली वी शुड। कैसे? आप क्या करो, पहला काम फिर से देखो, गिवन, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं। डेंसिटी गिवन है इस बार, हाँ गिवन तो है, सो डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, रो एंड डी इट इज ऑल्सो गिवन, जो भी वैल्यू आप लिख सकते हो। अच्छा, फिर क्या गिवन है? जेड गिवन है, एफसीसी लिख के तो जेड एफसीसी नहीं लिखा है, अगर लिख देता तो नंबर टाइप ऑफ यूनिट सेल पूछता ही क्यों? जेड नहीं गिवन है, ओके दैट्स गुड। फिर क्या दे रखा है? फिर मास तो दे रखा है, हाँ मास तो दिया है इस बार 93 ग्राम पर मोल, ओके। एज लेंथ गिवन है, हर बार की भांति एज लेंथ भी गिवन है, ओके। तो अगर एज लेंथ अगर पिकोमीटर में है और डेंसिटी सेंटीमीटर है, जनरली यही होता है, डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है एज लेंथ भी आपको पिकोमीटर में दे दिया जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ कन्वर्जन आपको ध्यान में रखनी है, क्या 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर एंड इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, ओके, सो इट इज गिवन, ओके ठीक है। फिर क्या करें? कुछ नहीं, क्या करने की जरूरत है, तो आपको कैलकुलेट करना है, सो जेड की वैल्यू, एज लेंथ ऑल्सो गिवन, सो density is equal to Z into molar mass, Avogadro number, total mass into A के whole cube. That's good. So density given है, Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मास गिवन है, Avogadro नंबर की वैल्यू पता है आपको 6.022 into 10⁻23 and edge length is also given. So कुछ नहीं करना, पुट करो, आंसर लाओ, 2 मार्क्स, इसलिए 2 मार्क्स रखा गया क्योंकि इस बार आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कितना मतलब क्या बोले, छोड़ते, जेड की वैल्यू बस इस बार चूंकि फॉर्मूले को एक्सपैंड नहीं किया गया, खोला नहीं गया, इसलिए 1 मार्क्स उसमें हटा दिया गया है। दैट्स गुड, नाउ दैट्स ग्रेट, ओके। तो आप तसल्ली से इसके आंसर्स को देख सकते हो, आपके डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने समझा दिया कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ओके। नाउ अगेन 17 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं, ए पार्ट है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बी पार्ट है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जनरली ऐसा किया गया है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन मैं बोलूंगा थोड़ा अलग है। कैसे, किस तरह बोल रहे हो कि अलग है? इस बार डेंसिटी का कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, इस बार और उसके बेसिक से बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़े। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, मास दे रखा है, हाँ मास दे रखा है। इफ क्रिटिकलाइज इन एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, अच्छा नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, हाँ एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? एफसीसी है तो 4 होंगे, कहां कहां? कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ द फेस, ओके। मास दे रखा है एल्युमिनियम का, हाँ एल्युमिनियम का मास पता है हमें, ओके। तो क्या करें? सी करना क्या है, आप एक तसल्ली ले लें, सॉल्यूशन को देखें, मैं समझा दूंगा किस तरह से किया गया है। पहला काम क्या करें? नंबर ऑफ मोल निकाल लें। नंबर ऑफ मोल क्यों निकाला? क्योंकि उससे नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे, इसलिए बोला है मैंने। नंबर ऑफ मोल निकाले कैसे? वेट गिवन अपॉन मोलर मास, ओके। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जा सकता है? नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो नंबर मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यस। करना क्या है? एक यूनिट सेल में 4 एटम है, 4 एटम प्रेजेंट इन 4 एटम्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, तो दिस मच एटम्स प्रेजेंट इन हाउ मेनी यूनिट सेल? वी कैन कैलकुलेट दिस वे। ये यही सिंपल है और कुछ नहीं है। पीछे फिर से सुन ले एक बात, क्या मैं बोला हूं, या फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। क्या निकाल लिया हमने? नंबर ऑफ एटम्स निकाल दिए। हमें पता है एफसीसी है तो 1 यूनिट सेल कंटेन 4 एटम्स। हमें क्या निकालना है? यूनिट सेल निकालना, तो थोड़ा रिवर्स चले, ठीक है। 4 atoms present in 1 unit cell. So this much atom present in how many unit cell? We can solve. Yes, we can solve. क्या सिंपल है?
बहुत सिंपल है, तो बहुत ज्यादा मजा आ गया सर। अच्छा, मजा तो आना ही है, ठीक है। तो इसी तरह मजा लेते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर लाते रहिए। एक तरीका और है जो कि मुझे ये भी बेहतरीन लगा, अगर आपको थोड़ी सी दिमाग यूज करोगे और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होगा आपको पता, तो आपसे ये दूसरा तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान में होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एनी एटम्स, 1 मोल ऑफ एनी आयंस या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बात करते हैं तो उसमें जो स्पीसीज होते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यही है, हाँ है, ठीक है। अब यहां पे दे रखा है 1 मोल एल्युमिनियम जो है 27 ग्राम पर मोल होगा, है ना, मस्त होगा। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम कंटेन हाउ मेनी एटम्स? ऑब्वियसली 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 8.1 कितना होगा? 6.022, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, काम हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 4, चूंकि ऑब्वियसली एक यूनिट सेल में 4 एटम्स है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम जो दिया गया, इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए व्यास सर्टिफिकेशन आपके साथ हमेशा है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दैट इज REV 12th एंड 10th CBSE बोर्ड के लिए, REV रिवाइज इफिशिएंसी विथ व्यास, लॉन्चिंग ऑन 14th Jan। काफी शुभ दिन माना जाता है, मकर संक्रांति का दिन है। ओके, सो क्या मिलेगा? क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं। We will provide you quick and concise revision of NCERT important topics। ऑब्वियसली आप देख लिए होंगे, आपको पेन पेपर रख लेनी चाहिए अगर आपने पीछे एनालाइज नहीं किया होगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसी पे जाके क्वेश्चन को करें, दबा के करें, आपको वहां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने सब टॉपिक भी उसी पर्पज से किया है कि कहां से आ रहे, बाकी क्योंकि आखिरी पढ़ाव पे यही काम हो सकता है, आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो आपको यही करना चाहिए। We'll provide you quick and concise revision of NCERT in important topics, all important theory, examples, proofs, reaction formula etc. will be discussed. Now, ये क्विक रिवीजन में आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ गेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जिससे क्वेश्चन 90% चांस होंगे कि जाके हिट कर जाएगा। तो आपको ये मिलने वाला है, आपको इसके साथ गेस्ट पेपर विल बी प्रोवाइडेड फॉर नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च। जो भी पैटर्न्स चेंजेस प्रपोज किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ही गेस्ट पेपर बनाया गया है, तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। REV को जस्ट ज्वाइन इट। टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह से आपको यहां पे भी दिया जा रहा है, और अगर आप 14 Jan को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको जो छोटी छोटी जहां गलतियां करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ऑब्वियसली हम इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं कि किस तरह से आपको मार्क्स लाने, किस तरह से आप मार्क्स को ला सकते हो, फोड़ सकते हो। तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? ये वाली जो आपने देखा होगा फिल्म। ओके, अब ये स्लॉट रजिस्ट्रेशन करें, आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल रहे हैं, है ना। तो देर किस बात की, जस्ट ज्वाइन REV। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। 18 का पेपर है, 2018 3rd मार्क्स का क्वेश्चन है, और इस बार भी डेंसिटी से है। आप देख सकते हो क्या भौकाल मचा रखा है इन लोगों ने। 17, 18, 16 से जो चलते आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है, थकने का नाम नहीं ले रहा है। आप भी ना थके, जस्ट ज्वाइन द REV प्रोग्राम। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा, टाइम टू टाइम। लाइक करें, लोग में खुशियां बांटें, शेयर करें। एग्जाम का मौसम है, एग्जाम का फेवर आने वाला है, तो थोड़ा दबा के शेयर करें। लोग अगर इससे फायदा ले सकते हैं तो ऑब्वियसली दे शुड। अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब बिना किसी विलंब के। एन एलिमेंट x, कोई एक एलिमेंट x। अच्छा, अभी तक तो हमने x कुछ और ही समझ रखा था, तो एलिमेंट है, कोई बात नहीं, सोच बदलिए अपनी। एटॉमिक मास 40 ग्राम पर मोल, हैविंग FCC स्ट्रक्चर। Z की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, FCC है, FCC है तो 4 होगा, हाँ। हैज यूनिट सेल एज लेंथ, इस बार A की वैल्यू 400 पिकोमीटर। अगेन अब देखो एक पैटर्न में क्या मिल रहा है कि डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ x, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 4 ग्राम ऑफ x। इस बार वेट दे रखा है।
जैसा पीछे किया है उसी तरह से यहां भी काम करना है। करना क्या है आपको? कुछ भी नहीं, तो फिर मार्क्स ऐसे दे दिया जाएगा। हाँ मिल रहा है, आप लेने के लिए तैयार हो, आपको इसी तरह मार्क्स मिल रहा है कुछ भी नहीं करने के। अच्छा पेन पेपर चलाना, हाँ चलाना तो पड़ेगा, है ना। तो लेट्स सी, अगर कैलकुलेशन पार्ट है, आप देख सकते हो डेंसिटी जेड एम ए क्यू इंटू ए, एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है, हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। हाफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा रखा हूं। 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे फिर से रिविजन करा देता हूं आपको। 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ मार्क्स आपको कहां से मिल रहे हैं? हाफ मार्क्स मिल रहे हैं आपको गिवन से। हाफ मार्क्स कहां से मिल रहे हैं? हाफ मार्क्स वहां से मिल रहा है जहां से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब डेंसिटी के फॉर्मूले पुट कर दो। तो अगर उसमें सारे वैल्यू पुट कर दिए, 1 मार्क वहां से मिल जाएगा, फाइनल आंसर ला दिए, 1 मार्क वहां से मिल जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और काफी सिंपल है। नाउ अगर हम बात करें अगेन 2018, अगेन 3rd मार्क का क्वेश्चन है और दिस टाइम डेंसिटी गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया। क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए? यस किए हैं। क्या करना है? बस वहां पे पुट करना है। गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास इस बार एफसीसी लैटिस जेड की वैल्यू है, एज लेंथ 300 पिकोमीटर है, डेंसिटी 10.8 है एंड नंबर ऑफ एटम्स इस बार पूछा गया। बस खोलना है, ओपन करना है, फॉर्मूले को ओपन करो, जल्दी ओपन करो। अब देखो, पीछे जाओ, वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और देखो किस तरह से धमाका मचाया गया है सॉल्यूशन में। ओके, सो दिस इज द 2018 3 मार्क का क्वेश्चन। नाउ ये रहा आंसर, ये रहा खुल जा सिम सिम, ये है आंसर। तो आप देख सकते हो डेंसिटी जेड एम ए क्यू एन और सब कुछ गिवन है। बस करना क्या है? बस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर लाओ, नंबर मिल रहा है, लूट लो। ओके नाउ, ओके अगेन इस तरह के क्या क्वेश्चन नहीं पूछे गए? हाँ पूछे गए, इस बार पूछा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्या हमने जेड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की थी? हाँ कैलकुलेट की थी। तो यहां भी कैलकुलेट करना, हाँ कैलकुलेट करना। वो क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अच्छा सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ सेम है। देखो एक बार तसल्ली से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या गुल खिलाया गया। 17 में जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, 17 के जो क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज फ्रॉम 2 मार्क्स एंड 18 का जो 3rd मार्क्स का क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन है, इस बार 3 मार्क्स का पूछा। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जेड की वैल्यू या फिर 1 आने वाली है या फिर 2 आने वाली है या फिर 3 आने वाली है, क्योंकि इसने मेंशन किया है क्यूबिक यूनिट सेल। अगर ये गलती से मेंशन कर देता यूनिट सेल तो हमें एससीपी के लिए भी चेक करना पड़ता, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, क्यूबिक से मेंशन हो चुकी है कि हमें या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी या तो 4 आएगी। ओके तो आंसर अगर आपके आ रहे होंगे अप्रोक्सीमेट में तो आप ले सकते हो कि 0.98 आ रहा है तो आप 1 ले लो, अगर 3.98 समथिंग आ रहा है तो 4 ले लो, और 1.9 समथिंग आ रहे हैं तो वहां पे आप 2 ले सकते हो। ओके इस तरह से आप ले सकते हो। तो जेड की वैल्यू 2 आई, हेंस लैटिस इज बीसीसी। फॉर्मूला एक ही है। हाँ तो आप इस तरह से जप नाम करके आप आंसर ला सकते हो। नाउ अगेन क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज सेम क्वेश्चन, यू कैन सी जस्ट आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है 18 में है ना, 18 का क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन। ओके 19 में आप क्या इसमें पूछा गया, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, एलिमेंट के एफसीसी, फिर से एफसीसी, मतलब एफसीसी तो मचा ही रखा है इन लोगों ने, डेंसिटी तो मचा ही रखा था, उसमें भी एफसीसी वाले क्वेश्चन आए जा रहे हैं, एफसीसी वाले क्वेश्चन आए जा रहे हैं। ठीक है, द density of the element is 10.8 gram per centimeter cube. Calculate the number of atoms in 108 gram of the element. Number of atoms calculate करना है। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मास गिवन है, हमने इस तरह के काम बहुत किए हैं, पीछे बहुत देख किए हैं। अब देखो आपको पूरे मिल जाएंगे, है ना। तो ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ इफ यू सी द कंप्लीट वीडियो, तो आपको मिलेगा। शेयर करें, लोगों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको सब कुछ देखोगे तो आपको डिटेलिंग सब कुछ माइक्रो लेवल पे की मिल रही है। एफसीसी लैटिस है, हाँ फिर से गिवन है, फिर से गिवन वही चीज है, डेंसिटी इस बार गिवन है, हमें नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, इस बार फॉर्मूले को खोलना है, नंबर निकालते कैसे हैं एटम्स का और अपने नंबर कैसे निकालते वो आपको पता होनी चाहिए ना। दिस इज द 3 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम 19। ओके सो दिस इज द कैलकुलेशन, यू कैन टेक योर टाइम एंड जस्ट लुक इट। Okay, now see again this question from 19 3 मार्क्स का, फिर से इस बार एटॉमिक मास 18 U है, U दे के कंफ्यूज किया गया है, कुछ नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो 81 ग्राम लिख देता, क्या इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक एटम का मास
यूनिट यूनिफाइड मास लेते हैं और ये एमयू लिखा जा सकता है, घबराइएगा नहीं, यूनिफाइड मास या एमयू। अगर एक मोल का लिखा जाए तो ऑब्वियसली ग्राम है, या फिर 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम आयन 1 मोल ही होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम कहीं लिखा हो, 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम आयन, 1 मोल आयन। तो ये चीज क्या क्वेश्चन में नहीं, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दे जा रही है। आइडेंटिफाई करना है, जेड की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करना है, फिर से वही तबाही 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आप देख सकते हो किस तरह से लुटाया जा रहा है। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व एंड यू नो lattice BCC, सो जेड की वैल्यू 2 आएगी अप्रोक्सीमेट। नाउ अगेन इस क्वेश्चन को देखा जाए, पूछा गया इस बार m की वैल्यू, डेंसिटी दे रखी है, हाँ डेंसिटी दे रखी है 6.89 है, एज लेंथ, हाँ इस बार यूनिट चेंज नहीं किया गया, पिकोमीटर देख के कंफ्यूज नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। ऐसे पहले वाला भी जी था, उसको कभी हल मतलब ऐसा सोचिएगा नहीं। एज लेंथ 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर, डेंसिटी 6.89, पूछा गया कैलकुलेट मास। डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर देता हूं, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, हाँ 2 दे रखी है, BCC कंफर्म किया है, जेड 2, m की वैल्यू पूछा गया है, आई थिंक यस मोलर मास पूछा गया है। तो क्या करना है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी फॉर्मूला हमें पता है, जेड यस पता है, m नहीं पता है, एवोगाड्रो नंबर हमें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ऐसा दे दिया जाता है, हाँ दे दिया जाता है, एंड ए की वैल्यू की बने। इस बार तो यूनिट भी नहीं चेंज करना है आपको, बस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर को लाओ। नाउ अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर दिया एंड यू नो दिस सॉल्यूशन पार्ट। ओके, इस बार क्या क्वेश्चन में चेंज किया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस बार फिर से यूनिफाइड मास देके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, लेकिन आप चूंकि समझदार हो, चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी पूछा है आपको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर पूछा जाए तो आपको यहाँ ग्राम लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करनी है आपको। एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, हाँ कर दे रखा है, तो बस आप ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर ले, 52 ग्राम लिख के, और यहां से फिर से वही फॉर्मूला फाइंड डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू अगेन आई एम रिपीटिंग जेड इंटू एम अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। किसी भी छोटे बच्चे अगर आसपास आपके देख रहे होंगे तो उनके कान बंद कर लीजिए, क्योंकि उन्हें भी फॉर्मूला अभी तक याद हो गया होगा, है ना। तो गलत बात नहीं है, फॉर्मूला याद हो गया होगा तो ठीक है, लेकिन हाँ बच्चा अगर देखेगा तो फिर फ्यूचर में कभी साइंस नहीं लेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा कि यार क्या चल रहा है, कुछ बच्चे ले भी लेंगे, क्योंकि देखा यार ये तो मतलब निपा पोती काम हो रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, बस एक ही टाइप पे चल रहा है। अब देख लिए 16 में भी वही पूछा, 17 में वही पूछा, 18 में वही पूछा, 19 में वही पूछा है, कोई चेंज नहीं की गई है। 20 में तो पेपर ही हटा दिया गया, मतलब कितनी जिंदगी औसम है, आप देख सकते हो। तो आसपास जितने भी लोग हैं, मतलब उनको भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो आप मतलब ईयरफोन लगा लें, ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं, मतलब आप ऐसा मत बोलिएगा सर बाकी को फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो आप ईयरफोन लगा लें, क्योंकि इतनी बार रिपीट हुई है। सो नाउ डेंसिटी यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस वे एंड मूविंग टू द नाउ नेक्स्ट सी। ओके, अब ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है 19 का 3 मार्क्स का, वाइड से आया है, नहीं 16 में पूछा, नहीं 17 में पूछा है, नहीं 18 में पूछा है, 19 में पूछा है, 20 में नहीं पूछा है। चूंकि सिलेबस में तो क्वेश्चन आ सकता है 21 में, तो ध्यान में रखें। क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। एक क्यूब सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी, ओके, एंड एलिमेंट ए फॉर्म CCP क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो CCP और FCC दोनों सेम होते हैं, और क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैकिंग इफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है क्यूबिक लैटिस में देखा जाए। FCC में बात करें, सिंपल क्यूबिक में बात करें, और फेस सेंटर में देखा जाए तो फेस सेंटर की सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोजेस्ट। क्यूब में सबसे ज्यादा क्लोज इफिशिएंसी पैकिंग जो होती है दैट इज फॉर FCC। तो FCC में Z की वैल्यू 4 होगी। While atom B occupy 1/3 of tetrahedral void, what is the formula of the solid? C। करना क्या है, पूरा जन्म कुंडली हम निकाल सकते हैं वॉइड के बारे में, अगर हमें पता चल चुका है कि यूनिट सेल क्या है। देखो यूनिट सेल कंफर्म कितना है, यूनिट सेल है FCC। क्या? हाँ FCC है, CCP देके कंफ्यूज नहीं होना है,
क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग 74% पैकिंग इफिशिएंसी होती है, यह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो बीसीसी की कितनी होती है 68% और सिंपल क्यूबिक की 52%। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन है? ऑब्वियसली एफसीसी है, तो क्यूबिक क्लोजेस्ट कौन सा होगा? एफसीसी होगा। हाँ, एफसीसी होगा। अच्छा, तो कहां कहां वॉइड होते हैं पहले देख लेते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा जाता तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन सेंटर ऑफ द बॉडी एफसीसी में। अच्छा, ठीक है, वॉइड होता, जगह खाली होता। और कहां? एज लेंथ पे, एज के जो लेंथ है उसके बीचों बीच में क्या होगा? वॉइड मिलेगा। तो देयर आर 12 एज, तो 12 अगर 12 एज है तो 12 एज पे अगर मिड में होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होने वाला? 1/4। यस, तो 12 इंटू 1/4 प्लस एक पूरा का पूरा अंदर है, बैठा है यूनिट सेल में, बॉडी में, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन जो होता है दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, क्या कंप्लीट है? हाँ, यस, इट इज कंप्लीट इनसाइड। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलते हैं और एक क्यूबिक यूनिट सेल में अब बात की जाए क्यूबिक शेप में तो 4 बॉडी डायगोनल कितने पॉसिबल है? कितने? 4। ध्यान में रखिएगा, उंगली पे गिन सकते हैं। 4 बॉडी डायगोनल है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल सकते हैं। देयर आर टोटल 4 body diagonal, so 8 tetrahedral word which is complete inside unit cell। ध्यान में रखिएगा। Now, okay, so अब यहां पे देखा जाए तो एक क्यूब सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी। एलिमेंट ए फॉर्म सीसीपी। चलो अब काम पे आते हैं। ए फॉर्म सीसीपी, सीसी है तो जिसके लिए जेड की वैल्यू जो होने वाली दैट इज 4। ओके, ठीक है। बी ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है? 8 है, 1/3 ऑक्युपाई करना, 1/3 8 3। अच्छा, फॉर्मूला पूछा है, इसके लिए जेड की वैल्यू ये हो गई ए 4 बी 8/3। ओके, इतना इजी है। अब क्या करने की जरूरत है? करो ना, ए 12 बी 8। ओके, दैट्स गुड। हाँ, अच्छी है। तो फिर क्या करें? ए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या करें? A3 B2। वी कैन राइट लाइक दिस। यस, दिस इज द फॉर्मूला द क्रिस्टल। कितना इजी है? हाँ, इजी है। 3 मार्क्स मिल रहे हैं। हाँ, ले लो, लूट लो, लूट लो, जल्दी से लूटो। कैसे लूट सकते हो आपको अगर पता हो तो। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन बता दी है। सीसीपी में वॉइड का पोजीशन क्या है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब क्या करने की जरूरत है? बस क्विक रिवीजन हमारे साथ करते रहिए। थ्योरी का थ्योरी आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल से मिल ही रहा है आपको। तो मतलब कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। 80 to 90% मार्क्स यहीं पे आप ला सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ ओके, सो A3 B2। ओके, नाउ अगर जो थर्ड जो सब टॉपिक हमने किया है जहां से क्वेश्चंस मेजरली पूछे गए हैं, टाइप ऑफ सॉलिड में हमने देखा, हमने डेंसिटी कैलकुलेशन का तो बवाल ही मचा दिया है। नाउ इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जहां से क्वेश्चन आते हैं। इम्परफेक्शन सॉलिड, देखो परफेक्ट तो कोई नहीं होता। हमने गैस में भी देखा, गैस 11th में बचपन में हमने देखा, एक आइडियल गैस पढ़ा, फिर रियल गैस पढ़ा। ये कैसे पता चल रहा है? पहले एक बार पढ़ तो लो क्या चल रहा है ना। तो अगर गैस एज्यूम किया जाता है आइडियल है तो आइडियल गैस है, लिख दिया जाएगा साफ साफ, तभी हम आइडियल गैस का इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, फिर सॉल्यूशन में हमने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। कुछ इस तरह के सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कंफ्यूज कर रहे हो? नहीं, लिख दिया जाता है आइडियल सॉल्यूशन है। इस तरह जो सॉलिड हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं प्योर सॉलिड। इम्परफेक्शन, कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन जो सॉलिड रियली एग्जिस्ट करते हैं कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। ड्यू टू टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हो सकता है, किसी इम्प्योरिटी के मिलने की वजह से भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड से इम्परफेक्शन आ जाते हैं। हर चीजें में त्रुटियां होती है, भगवान ने किसी को परफेक्ट नहीं बनाया है। गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, आप है, हम है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी दी जाती है ताकि कुछ ना कुछ सुधार करने की उसकी जरूरत पड़ते रहे, लाइफ का एक पर्पस से। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इम्परफेक्शन। क्वेश्चन नंबर कहता है 1
फ्रॉम 16 1 मार्क का क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है किस साल में देखो ZnO जिंक ऑक्साइड टर्न येलो पीला पड़ गया है बेचारा ऑन हीटिंग गर्म करने पे पीला पड़ गया है क्यों रीजन क्या है तो रीजन है वाई ZnO टर्न्स येलो सी अगर रीजन देखा जाए जब हम जिंक को गर्म करते हैं क्या जिंक ऑक्साइड को होता क्या है जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है अच्छा ऐसा है क्या हाँ ऐसा है क्योंकि जब भी कलर चेंज की बात हुई रंग बदलने की बात आई तो वो काम कौन करेगा वो एक ही नालायक है वो है इलेक्ट्रॉन अच्छा तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा किधर छोड़ देगा खुले में हाँ लैटिस में छोड़ देता वो घूमता है जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तभी कलर आएंगे ये ट्रांजिशन की वजह से होता है ये हमें पता है ये है साइंस बिहाइंड द कलर राइट सो ZnO टर्न्स येलो मतलब इसका मतलब ये हुआ है ध्यान में रखना कलर अगर की आ गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पे आप जरूर सोचिएगा अगर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गई तो भी आप सोचिएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कहीं ना कहीं होगी तो आपके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अगर कलर पे आ गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आ गई है और मैग्नेटिक पे पहला जो फोकस होना चाहिए आपका वो होना चाहिए क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इन्हीं वजह से होते हैं ओके तो ठीक है तो यहां पे अगर ZnO जिंक ऑक्साइड रंग बदला है तो देख लेते हैं कि क्यों रंग बदल रहा है सी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं अब इसको समझते हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना समझाते हैं देखो एक बार आप समझ जाओगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप अपने शब्दों में लिख सकते हो जिंक ऑक्साइड है ना तो जिंक ऑक्साइड इस तरह से बन रहे होंगे इस तरह से ही होगा और किस तरह से होगा हाँ तो लिख देते हैं लिख दें हाँ लिख दें लिख दो कोई तकलीफ तो नहीं है लिख सकते हैं इस तरह से बना लो देखो होता क्या है जब हम हीट करते हैं तो थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन आता है मान लेते हैं होता क्या है कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हो तो क्या होता है डिस्टॉर्ट हो जाता है आप इस तरह से हो आप ऐसा हो जाओगे इम्परफेक्शन मतलब यही होता है कि कुछ समय बाद अभी नहीं जब आप ओल्ड एज पे चले जाओगे मतलब 40 के बाद थोड़े लक्षण दिखाई देने के लगता है लेकिन मैं 40 का नहीं हूँ मैं आपको कंफर्म करता हूँ आपको देख के भी लग रहा होगा आई एम वेरी यंग तो अगर इम्परफेक्शन है थोड़ा समझते हैं अगर आप पूरे यंग हो तो आप इस तरह से होगे मतलब बिल्कुल स्पाइन आपकी मजबूत होगी अगर आप में डिफेक्ट आ गया इम्परफेक्शन आ गया मतलब आपकी एज तो थोड़ा सा आप टिल्ट कर जाओगे राइट दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन राइट तो इम्परफेक्शन हो गया तो आप थोड़े से ऐसे हो जाएगा पेट आगे चला जाएगा इधर निकल जाएगा इस तरह का डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज इम्परफेक्शन ओके सॉलिड में कुछ इस तरह से होता है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दो फुदक जाते हैं एक दो इधर उधर घूम जाते हैं नाच जाते हैं अब ये जो हो रहा है होती है इसमें होता क्या है इस क्रम में रिएक्शन को लिखना काफी जरूरी है जिंक क्या करता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है ऐसी बात है क्या हाँ कुछ इसी तरह की बात है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ये किस पोजीशन में गया इंटरस्टिशियल साइड अच्छा ये तो नाम काफी मतलब अच्छा कर रहा है नहीं नाम मतलब इसका मतलब वाइड ही होता है और कुछ नहीं होता है इंटरस्टिशियल साइड मतलब ये जो है ये जो जगह खाली है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके इधर आ गया अब 2 इलेक्ट्रॉन आगे 2 इलेक्ट्रॉन चौड़े में घूम रहे हैं है ना क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं इस तरह से पूरे इम्परफेक्शन है तो क्या होंगे वो घूमेंगे पूरे चौड़े में घूम रहे हैं तो क्या होता है जब ये घूमते हैं तो इनको पता नहीं कि क्या हो रहा है लेकिन रंग बदला जा रहा है किसका ZnO का अच्छा इनके घूमने की वजह से इनके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से नालायक इलेक्ट्रॉन क्या करता है रंग बदल देता है क्या गिरगिट है नहीं ऐसा नहीं है क्या गिरगिट इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण रंग बदलता है ऐसा नहीं है गिरगिट की कुछ और वजह होगी लोग कहते हैं गिरगिट रंग बदलता है लेकिन यहाँ पे रंग बदल अगर हो रहा है अगर कलर चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण हो रहा है ओके सो नाउ अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम 17 और 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है अब क्योंकि इसमें दूसरे पार्ट होंगे इसलिए 3 मार्क्स लिखा गया 1 मार्क का क्वेश्चन है ZnO टर्न्स येलो ऑन हीटिंग क्यों अरे अभी तो समझाया उसी की वजह से होता है अब देख सकते हो ठीक है अब एक और क्वेश्चन एक डिफरेंट काइंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का बी पार्ट है उसका ए पार्ट होगा ओके
बाकी जो 3 इसमें जो पार्ट आए थे वो हट चुके हैं। काफी अच्छी खुशखबरी है आपकी। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? इन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट NaCl सोडियम क्लोराइड एग्जिबिट शॉटकी एंड नॉट फ्रैंकेल डिफेक्ट। अच्छा, ये जो डिफेक्ट आता है उसमें भी अलग अलग तरह के डिफेक्ट देखने को मिलेगा। वो किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली क्रिस्टल पर डिपेंड करता है कि वो फ्रैंकेल शो करेगा, उसमें शो होगा, या फिर शॉटकी। ऐसा उनकी मर्जी नहीं होती है कि मैं तो फ्रैंकल करूंगा वो शॉटकी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले नेचर में देखा है कि पहले केमिस्ट्री में क्या होती है, पहले चीजें हो जाती है, इसके बाद हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी वजह से करते, बस हम उसके रीजन देखने की कोशिश करते हैं हुआ क्या। तो NaCl का ऐसा कुछ मन नहीं होगा कि मैं शॉटकी क्यों नहीं शो कर रहा हूं, या फिर मैं फ्रैंकल ही क्यों कर रहा हूं, या फिर इस तरह के है ना कि मैं शॉटकी क्यों करूं, मैं फ्रैंकल क्यों ना करूं, मैं फ्रैंकल क्यों करूं, मैं शॉटकी क्यों ना करूं। ऐसे कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, अगर फ्रैंकल और शॉटकी को समझना है, अगर रेडियस ऑफ केटायन और एनायन साइज डिफरेंस काफी ज्यादा है, किसका? आपका और मेरा नहीं, साइज डिफरेंस केटायन और एनायन का, साइज डिफरेंस केटायन और एनायन का ज्यादा है, ज्यादा की वजह से फ्रैंकेल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं ऐसे आयनिक सॉलिड में। अच्छा, फिर शॉटकी, अगर साइज डिफरेंस कम है, साइज डिफरेंस अगर कम है तो शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलेगा। कंपेरेबल साइज, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज में शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये ध्यान में रखें, फ्रैंकेल ज्यादा डिफरेंस, शॉटकी कम डिफेक्ट। क्या दोनों आयनिक सॉलिड में होते हैं? हाँ, दोनों आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। ओके, सो पूछा गया है इन शॉटकी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, अगर स्टोइकोमेट्री, क्योंकि इसमें केटायन एनायन जो होते हैं, नंबर ऑफ केटायन एनायन अगर मिसिंग हो रहे हैं तो मतलब अपनी स्टोइकोमेट्री को चेंज नहीं करते हैं। सोडियम क्लोराइड एग्जिबिट शॉटकी डिफेक्ट एंड नॉट फ्रैंकेल डिफेक्ट। ओके, दैट्स गुड। तो ये शॉटकी क्यों कर रहा है और फ्रैंकेल क्यों कर रहा है, ये तो क्लियर है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो डिफरेंस है, किस चीज का? केटायन रेडियस का, केटायन और एनायन, सोडियम प्लस की जो डिफरेंस हो गया और क्लोरीन की जो दोनों की साइज का डिफरेंस होगा, वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, सिमिलर है। दैट्स व्हाई इट शो शॉटकी नॉट फ्रैंकेल डिफेक्ट। ये ध्यान में रखिए। ओके, सो नाउ this is the reason behind this. Due to comparable size of cation anion, large size of sodium, this so obviously Schottky defect. This is the reason behind it. Okay, now अगर हम बात करें इसमें कि जो दूसरा क्वेश्चन है 18, अगेन आई थिंक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें भी रीजन पूछा गया है। एनालिसिस शो दैट इफ यू हैज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कंपोजिशन, नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो अपनी स्टोइकोमेट्री को चेंज कर दे, यहाँ पे FeO है तो Fe में थोड़ी बहुत इंप्योरिटी हो जाएगा। अब ये किस वजह से होता है? सोडियम क्यों नहीं किया, पोटेशियम क्यों नहीं कर रहा है, CaCl क्यों नहीं किया, FeO क्यों किया, निकल क्यों कर देता है, कॉपर क्यों कर देता है, मैग्नीज क्यों कर देता है? ऐसा क्यों होता है? क्या इससे कोई गुनाह है? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है, गुनाह है। क्या? इम्परफेक्ट, जो भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जब आता है, किसकी वजह से आता है? जनरली वैसे लिमिट में देखा गया जो अपनी वैलेंसी चेंज करता है। वेरिएबल वैलेंसी के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फेरस है, वो Fe है, फेरस और फेरिक, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, Fe+2 और Fe+3। ऐसे केस में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट देखने को मिलता है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट वाले। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक किसकी वजह से होता है? जनरली वेरिएबल वैलेंसी की वजह से, और जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो शो करते हैं। ओके, अच्छा, तो एनालिसिस शो दैट FeO हैज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन विद फार्मूला Fe0.95O गिव रीजन। क्या रीजन लिखोगे? चूंकि Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, एज ए फेरस और फेरिक। तो अगर मान लेते हैं फेरस है Fe+2, हमेशा देखिएगा आयनिक सॉलिड अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो अगर Fe+2 मिस हुआ है तो Fe+3 आएगा, हाँ आएगा। तो Fe+2 3Fe2+ के लिए कितना Fe3+ आना चाहिए? 2Fe3+, क्योंकि 3Fe2+ जाएगा तो 6 पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 आएंगे, 2 सिंगम आएंगे,
2Fe3+. सो चार्ज विल बी बैलेंस. ध्यान में रखिएगा चार्ज कभी भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हमेशा रहती है. ध्यान में रखें कि न्यूट्रलिटी कभी भी वायलेट नहीं होनी चाहिए आयनिक सॉलिड में. जो भी परफेक्शन इस तरह नेचर में है. नेचर गेम तो खेलती है, खिलवाड़ करती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको देती रही है, उसको चेंज नहीं करता नेचर. ऐसा नहीं है कि FeO है कुछ देर रख दे तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगेगा और मैग्नेटिक जिस तरह का है वो वही रहेगा, अपनी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी को मेंटेन रखेगा. थोड़े बहुत चेंज आते हैं, ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए हम इम्परफेक्शन पढ़ते हैं. तो गिव रीजन, show metal deficiency defect. It is a mixture of Fe2 plus and Fe3 plus. Some Fe2 plus ion are replaced by the Fe3 plus. Some of the ferrous ion get oxide into ferric ion. कुछ इस तरह से अगर हम समझते हैं तो we can find out the reason behind it. ओके एक मार्क कहां से मिलेगा? इस तरह से आप लिखो कि वेरिएबल वैलेंसी की वजह से होता है. ओके तो Fe+2 Fe3+ आप लिख दो कि 3Fe2+ के बदले में 2 ही Fe3+ जा रहा है और इस तरह से डिफिशिएंसी दिखाई देती है. मेटल डिफिशिएंसी क्यों? मेटल डिफिशिएंसी इसलिए क्योंकि आप देखो यहां पे रेशियो देखो, यहां पे 1:1 का, यहां पे 0.95:1. किसकी डिफिशिएंसी है? गरीब कौन बना है? ये बना है बेचारा मेटल, धातु. ओके नाउ 18 क्वेश्चन नंबर 1 जो मार्क्स 1 क्वेश्चन पूछा है. आउट ऑफ NaCl एंड AgCl विच वन शो फ्रैंकल डिफेक्ट एंड व्हाई. देखो अभी हमने बात की है, चर्चा की है कि क्या किया कि NaCl शॉर्ट के डिफेक्ट शो करता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली AgCl करेगा. रीजन क्या है? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें. तो फिर से सुने, फ्रैंकल डिफेक्ट अगर साइज डिफरेंस केटायन और एनायन का ज्यादा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, और साइज डिफरेंस अगर कम है तो शॉर्ट के डिफेक्ट शो करेगा. यहां कंपेरेबल है, दैट्स व्हाई इट विल शो शॉर्ट के डिफेक्ट. सोडियम क्लोराइड ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा और ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा. FD फिक्स्ड ऑपोजिट नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट. ओके दिस इज द शॉर्ट के डिफेक्ट. रीजन क्या है? चूंकि यहां पे साइज डिफरेंस केटायन और एनायन का ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है. ओके सो रीजन पता चल गया और ये सब चीजें भी पता चल गया. नाउ एक मार्क का क्वेश्चन है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन को. ओके नाउ सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आई थिंक उस टाइप का, बस क्रिस्टल चेंज किया गया, सोडियम क्लोराइड की जगह पे KCl रख दिया गया. अगेन KCl रखने की वजह से कुछ नहीं होने वाला. KCl अगेन NaCl जिस तरह शॉर्ट के शो कर रहा था, साइज कंपेरेबल था, KCl का भी साइज कंपेरेबल है. AgCl शो क्या करेगा? AgCl भी शो फ्रैंकल. चेंज किया क्या है? अब ये है ना कि ऐसे लोग यहां पे दिखाए शॉर्ट की, वहां पे लिखा था फ्रैंकल. शॉर्ट की क्यों शो करता है? विच वन शो शॉर्ट की? शॉर्ट की कौन करेगा? KCl. क्यों करेगा? साइड डिफरेंस कम है, कंपेरेबल है, दैट्स व्हाई. ओके रीजन. ओके तो फ्रैंकल हम अगर समझते हैं, शॉर्ट के समझते हैं, देन वी कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, राइट. तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके अगेन 19 में फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हो. ठीक है अगेन ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मुझे मतलब क्वेश्चन तो सेम ही है. अब समझो कि क्या किया गया. बोला गया है कि हम डिफेक्ट बताना है. 2 ही डिफेक्ट हम पढ़े हैं डिफेक्ट में, फ्रैंकल और शॉर्ट की. अच्छा फिर क्या करें? तो क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? हो सकता है. अब क्रिस्टल को बना लो, क्रिस्टल को बना लो. क्या यहां पे X मिस होगा, X प्लस, हाँ X प्लस होगा, यहां पे Y माइनस मिस हो रहे हैं. ठीक है तो अगर यहां पे देखो कि जितने केटायन मिस हुए उतने ही एनायन मिस हुए हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये कब होता है? ये शॉर्ट के डिफेक्ट में होता है. किसकी वजह से? अगर देखो डेंसिटी वाला भी पूछा कि डेंसिटी किस केस में डिक्रीज करी है, तो डेंसिटी जो डिक्रीज करती है वो शॉर्ट की के केस में कर जाती है. क्योंकि अब सोचो यहां से जो मिस हुआ है वो कहां गया है? वो मिसिंग होके बाहर जा चुका है, क्रिस्टल में है नहीं. तो जितने केटायन है उतने ही एनायन है. नंबर ऑफ केटायन मिसिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन मिसिंग, दैट इज इन शॉर्ट के डिफेक्ट. सो दिस क्वेश्चन अगेन फॉर 1 मार्क्स एंड शॉर्ट के डिफेक्ट वैकेंसी क्रिएट हो गई, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके लेट्स सी
3rd मार्क का क्वेश्चन है और बी पार्ट में है। तो देखो, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड, मैंने बात की था निकल, कॉपर, Fe ये सब वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो जनरली शो करते हैं। फॉर्मूला निकल 0.98 एंड ऑक्सीजन, ऑब्वियसली मेटल डिफिशिएंसी आई है, निकल 0.98 हो चुका है। हाँ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज निकल +2 एंड निकल +3। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस भी पूछता है। जेईई मेंस ने आई थिंक सितंबर के लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। तो जेईई मेन करीब है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप अगर इसको भी देख सकते हो तो जेईई मेन भी आप कर सकते हो, मतलब मचा दोगे आप अगर इसको पूरी तरीके से देखते हो तो, क्योंकि जेईई मेन भी आपका कवर हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जेईई मेन वाले ने भी दिया है, उसमें बस एक डिफरेंस है, एक M1 है और M2 है। M1 में मेंशन कर दिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, M2 में +3 ऑक्सीडेशन। अब देखो, और इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा कि जेईई के भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे एंड अगेन आई विल बी देयर, सो डोंट मिस इट। सो निकल 0.98 ऑक्सीजन, व्हाट इज द फ्रैक्शन निकल एग्जिस्टेड +2 एंड +3। थोड़ी सी जगह दे दो मुझे। अब थोड़ी सी जगह ये वाली जगह है, यहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लो। ओके, दैट्स गुड। करना क्या है, देखो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं निकलने का तरीका देखो, निकल है, हाँ निकल है, ये दे रखा है 0.98 है और ऑक्सीजन है, हाँ इस तरह से है। डिफिशिएंसी है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में आता है। तो निकल एग्जिस्ट एज ए +2 एंड +3। जिसके बारे में पूछा है उसको x ले लो ताकि आपको डिवाइड करने मतलब माइनस करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मान लेते हैं जो भी, मैं क्वेश्चन को एग्जैक्ट मैं देखा नहीं +3 या +2, लेकिन अगर मान लेते हैं x इसका ले लिए तो इसका कितना होगा 0.98 - x होगा कि नहीं? यस इट विल बी। ओके ठीक है, अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। ओके ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अब सोचो +3 वाले कितने हैं 0.98 - x, तो 0.98 - x × 3। ठीक है, ओके दैट्स गुड। एंड +2x इज इक्वल टू कितना 2, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, ऑक्साइड फॉर्म है, ऑक्साइड फॉर्म है तो 2 चार्ज होगा। -2 इज इक्वल टू 0 कर सकते थे, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक। ओके, x की वैल्यू लाओ, x की वैल्यू अगर +2 के बारे में पूछा है तो डायरेक्टली आंसर आ सकता है, +3 के बारे में अगर पूछा है तो 0.98 से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को ना। ठीक है, तो जेईई मेन क्या कर सकता है, रेशियो पूछेगा, और क्या कर सकता है, क्या एक +3 का पूछ सकता है, +2 का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी एक पैटर्न है पूछने का, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पूछ देते। तो आप अगर पूरे सॉल्यूशन देखते हो तो आपको जेईई मेंस भी प्रॉपर्ली रिवीजन हो रहा है, आप समझ सकते हो। ओके नाउ अब तसल्ली से सॉल्यूशन को देखो, समझो और बात करो। ठीक है, सो आई होप आपको इस सेशन काफी मजेदार रहा होगा। हमने काफी मेहनत किया है इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम विदा करते हैं, आपसे मिलते हैं नए सेशन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुशियां बांटें, खुशियां सबसे लें और खुशियां बांटें, यही है। स्टे सेफ, स्टे लाइव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।